अस्सलाम वालेकुम। आज मैं दो टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा, जोगरन सिंड्रोम के बारे में और स्पेंडिलो आर्थ्रोपैथीज़ के बारे में। और जोगरन सिंड्रोम को स्टार्ट करते हैं इस सिनेरियो के साथ। 42-year-old वुमेन, ऑटोइम्यून डिजीज़ है तो ऑब्वियसली वुमेन में प्रेवलेंस ज़्यादा है। कम्स टू योर ऑफिस विद सैंड लाइक फीलिंग। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सैंड लाइक फीलिंग जैसा वर्ड जो है वो वाइवा में और एमसीक्यूज में बहुत यूज़ होता है। और सैंड लाइक फीलिंग क्यों है मैं आगे आपसे बात करता हूँ। इन हर आइज कॉन्स्टेंटली शी ऑल्सो रिपोर्ट्स ड्राई माउथ एंड डिफिकल्टी स्वेलिंग सॉलिड एंड बल्की फूड। नोट कीजिए कि जोगरन सिंड्रोम में मैंने पहले भी आपसे ये बात की थी कि इसमें जो आपका सलाइवा है, टीयर्स हैं, ये बिल्कुल ड्राई आइज़ ड्राई माउथ हो जाता है। ठीक है, उनमें उनकी अच्छी खासी रिडक्शन हो जाती है और समटाइम्स तो इवन एब्सेंट होते हैं, होते ही नहीं है, बन ही नहीं रहे होते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली जब टीयर्स नहीं हैं, वेटी आइज़ नहीं हैं, तो फिर ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ अल्सरेशन हो जाएगी आपकी आंखों में और आपको सैंड लाइक फीलिंग आएगी। आपको ऐसा लगेगा आप आंखें बंद कर रहे हैं और खोल रहे हैं तो दरमियान में कहीं सैंड है, जिसकी वजह से आपको इरिटेशन महसूस होगी और इवन रेडनेस भी होगी आपकी आइज़ में। ठीक है, क्योंकि ना वो वेट हैं, क्योंकि वहाँ पे टीयर्स नहीं हैं और माउथ भी ड्राई है। ठीक है, ड्राई इवन स्वेटिंग भी बहुत कम होगी आपको इनमें। अच्छा, ड्राई माउथ है, डिफ़िकल्टी स्वॉलिंग है। जब आपके पास पेशेंट आएगा और आपको ये कहेगा कि डिफ़िकल्टी स्वॉलिंग है इन सॉलिड्स एंड बल्की फूड स्पेशली, तो फिर आपको ये लगेगा कि मे बी डिस्फेजिया हो, मे बी जर्ड हो, मे बी एकलेजिया हो। लेकिन ये सब नहीं, ऑब्वियसली स्टार्ट में आपको यही लगेगा, इसलिए इसके इन पेक्युलर सिम्टम्स की वजह से बड़ी देर बाद जाके आप जोगरेन सिंड्रोम तक पहुंचते हैं। ड्राई आइज इज नॉट द इनिशियल सिम्टम इन दीज पेशेंट्स यूजुअली। तो फिर जब ड्राई आइज बीच में आना शुरू हो जाए तो चलो फिर भी आप जोगरेन सिंड्रोम की तरफ जाते हैं। लेकिन जब पेशेंट आपके पास डिस्फेजिया जैसी सिम्टम्स लेके आता है तो आप नहीं जा पाते, नहीं समझ पाते कि ये इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है वो जोगरेन सिंड्रोम बन सकता है। इसलिए ये सिंड्रोम थोड़ा सा आपसे लेट जाके डायग्नोज होता है, जब आप बाकी चीज़ों को क्लिनिकली को रिलेट करते हैं और जब बाकी डायग्नोसिस आपको सीरोलॉजी में नहीं मिलते तो जाके हमें लगता है कि हाँ ठीक है, ये जोगरेन सिंड्रोम है और इसके लिए एएनए की सब टाइप्स करवानी चाहिए। द एग्जामिनेशन डिस्क्लोजेस बायलेटरल पैरोटिड एनलार्जमेंट बिकॉज इट इन्वॉल्व्स एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, दैट्स व्हाई पैरोटिड इन्वॉल्वमेंट है। एएनए टेस्ट इज पॉजिटिव, आपको पता है, हम बात कर चुके हैं जो दो सब टाइप्स जो इसमें पॉजिटिव होती हैं, एंटी रो एसएसए, एंटी लॉ एसएसबी, ये दो पॉजिटिव होते हैं। ऑटोम्यून एक्सोक्राइन ग्लैंड डिजीज़ है, ये तो भी हमने बात की है कि ऑटोम्यून ये ग्लैंड है, ग्लैंड नहीं है, ग्लैंड डिजीज़ है। क्या ग्लैंड में डैमेज क्या होता है? लिम्फोसिटिक इनफिल्ट्रेशन हो जाती है, लिम्फोसाइट्स। ये तो आपको पता ही है कि पहले भी हमने एक दफ़ा रूमेटॉइड आर्थराइटिस में टी लिम्फोसाइट्स की बात की थी। और बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊं, जिस डिजीज़ में, फॉर एग्जांपल रूमेटॉइड आर्थराइटिस की अगर हम बात करें कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में अगर कोई डिजीज़ ऐसी रूमेटॉइड आर्थराइटिक पेशेंट में हो जाए जिससे टी लिम्फोसाइट्स कम हो जाएं, तो उसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस बेटर होना शुरू हो जाता है। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, शायद उसमें मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया होगा, अभी मैं लिम्फोसाइट की बात हुई है तो मुझे याद आया है कि समटाइम्स ऐसे पेशेंट जिनमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, उन पेशेंट्स में अगर HIV हो जाए तो उसमें ये होता है कि उसमें CD8 लिम्फोसाइट्स और T लिम्फोसाइट्स एकदम रिड्यूस हो जाते हैं। तो अगर उनमें वो लिम्फोसाइट्स रिड्यूस हो जाएं तो उससे ये होता है कि पेशेंट का रूमेटॉइड आर्थराइटिस बेटर हो जाता है। क्योंकि देखें, पैथोलॉजी हो किस वजह से रही थी? लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन की वजह से, लिम्फोसाइटिक डैमेज की वजह से टू द ऑर्गन्स एंड टू द टिश्यूज एंड टू द जॉइंट्स। ठीक है, वही लिम्फोसाइट्स जिन्होंने अटैक करना था वही कम हो गए बिकॉज ऑफ HIV। रूमेटॉइड आर्थराइटिस बेटर हो जाएगा। तो अक्सर आपके पास पेशेंट आता है और आके आपको अचानक ये कह दे अगर कि मेरा रूमेटॉइड आर्थराइटिस बिल्कुल बेहतर हो रहा है, हालांकि मैं वही यूजुअल मेडिसिन ले रहा हूँ और उसका रूमेटॉइड आर्थराइटिस बेटर हो रहा है, तो यू शुड चेक फॉर HIV इन दैट पेशेंट। अब देखें कहीं तो HIV ना हो रहा हो, क्योंकि वो CD8 लिम्फोसाइट्स और T लिम्फोसाइट्स की रिडक्शन करवाता है, इवन 200 से भी नीचे ले आता है उनकी अमाउंट, उसकी वजह से कहीं ये ना हो रहा हो। ठीक है, दैट्स वाई हमें उन पेशेंट्स में, ऐसे पेशेंट्स में जिनमें एकदम डिजीज स्पॉन्टेनियसली ठीक होना शुरू हो जाए, उसमें देखना चाहिए कि कहीं HIV ना हो गया हो, जिसकी वजह से लिम्फोसाइट्स कम हो जाएंगे। लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन होगी, लिम्फोसाइट जो है वो प्राइमरी सेल्स होंगे जो कि ऑटोम्यून डिजीज में हिस्सा लेंगे और ऑटोम्यून डैमेज में
हिस्सा लेंगे। जीरोस्टोमिया, ड्राई माउथ होगा, ड्राई आइज होगा, पैरोटिड एनलार्जमेंट होगी। पैरोटिड ग्लैंड की हम यूजुअली बायोप्सी नहीं करवाते बिकॉज बाकी सिम्टम्स इतने ऑब्वियस होते हैं कि हमें करवानी नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप पैरोटिड ग्लैंड की बायोप्सी करवाएं तो आपको लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन अबंडेंट मिलेगी। डेंटल केरीज होंगी बिकॉज ऑफ ड्राई माउथ। अक्सर पेशेंट्स को रेफर ही मेडिकल रोमाटोलॉजिस्ट के पास या फिजिशियन के पास, मेडिसिन के फिजिशियन के पास डेंटल डॉक्टर्स कर रहे होते हैं कि जी एक पेशेंट है हमारे पास बार बार आ रहा है डेंटल केरीज के साथ एंड वी कुडंट फाउंड आउट द रीजन। हमें नहीं पता कि है क्या मसला, हम डायग्नोज नहीं कर पा रहे। एंड उसके बाद आपको ये पता चलता है अच्छा ठीक है, आप बाकी चीज़ों को क्लिनिकली कोरिलेट करते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, सीरोलॉजी करवाते हैं और उसके बाद आपको पता चलता है कि अच्छा दैट इज जोगरेन सिंड्रोम, इसकी वजह से हो रहा है। प्राइमरी भी हो सकता है, कोई डिजीज इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, जस्ट योगरेन सिंड्रोम। सेकेंडरी भी हो सकता है। प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस में प्रेवलेंस बहुत कम है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, बहुत सारी अमेरिका की ऐसी स्टेट्स हैं जहां पे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बाद द मोस्ट कॉमन सेकेंड डिजीज इज योगरेन सिंड्रोम इन दोज पेशेंट्स, इन दोज पीपल। अक्सर वहाँ पे जो स्टेट्स हैं, जो वेस्ट की स्टेट्स कहा जाते हैं, वेस्ट कोस्ट के करीब जो उनकी स्टेट्स हैं, वहाँ पे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बाद जो प्रेवलेंस जिस डिजीज़ की है इवन एसएलई से भी ज़्यादा वो जोगरेन्स की है। बट if there is secondary Sjogren syndrome, it is mostly related to rheumatoid arthritis and SLE. Lymphoma, अच्छा, that is a very interesting fact here. Sjogren syndrome के बारे में कहा जाता है कि ये 3 स्टेजेस में आप पे अटैक करती है। पहले ये प्राइमरी होती है, सेकेंडली ये सिस्टमेटिक हो जाती है, ये सिस्टम्स इन्वॉल्व करना शुरू कर देती है, जैसे मायोसाइटिस शुरू हो जाता है, आर्थराइटिस शुरू हो जाता है और उसके बाद नेफ्राइटिस स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद इसकी थर्ड स्टेज है जिसमें ये लिम्फोमा करवाती है, लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिजीजेस करवाती है आपको। सो अगर एक क्वेश्चन इसका इस तरह से बन सकता है कि अगर आपसे कोई पूछे वाइवा में, मैं अगर ऐसा एमसीक्यू आपके सामने आए और आपसे ये कहा जाए कि जोगरेन सिंड्रोम में कौन सा कैंसर, कौन सा मेलिग्नेंसी मोस्ट कॉमन है, तो आप लिम्फोमा को याद रखिएगा। ठीक है, ये 3 फेजेस हैं, इस तरह से जोगरेन सिंड्रोम फैलता है। डायग्नोसिस, शिमर टेस्ट में होता ये है कि लोअर आईलिड के नीचे आप पेपर रखते हैं और उसके बाद बेसिकली आप इरिटेट करते हैं आई को ताकि उसमें से टीरिंग हो और आंसू निकलें और ताकि आपको पता चले कि लैक्रिमल ग्लैंड एक्चुअली उसमें लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन है, लिम्फोसिटिक डैमेज है या नहीं है, या वो टीयरिंग ठीक कर रहा है, टीयर प्रोडक्शन कैसी है उसकी। तो बेसिकली आप टीयर प्रोडक्शन देख रहे हैं फ्रॉम लैक्रिमल ग्लैंड बिकॉज वी हैव जस्ट डिस्कस दैट लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन सारी की सारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में होगी, सो दैट्स अ पार्ट ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड आल्सो ना। तो फिर उसकी वजह से जो डैमेज होगा उससे आपको पता चल जाएगा कि टीयरिंग अगर नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि प्रोडक्शन में कमी है और प्रोडक्शन की कमी तो ही हम चेक कर रहे हैं कि ड्राई आइज हैं कि नहीं है। तो फिर जो इन पेशेंट्स में, जोगरेन सिंड्रोम के पेशेंट्स में इवन 1/10 जो होता है वो टीयरिंग हो रही होती है, बहुत कम होती है, इवन 10%, सिर्फ 100% अगर किसी पेशेंट में हो, किसी नॉर्मल बंदे में 100% प्रोडक्शन हो रही है तो इसमें इनमें सिर्फ 10% टीयर प्रोडक्शन हो रही होगी बिकॉज ऑफ द लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लैक्रिमल ग्लैंड्स। रोज बंगाल टेस्ट, इसमें क्या करते हैं कि आप एक स्टेन करते हैं, आईज को स्टेन करते हैं और उसमें कॉर्नियल अल्सरेशंस देखते हैं बिकॉज ऑफ द लेस टीयर्स, ड्राई आईज। एएनएज हमने पहले बात कर चुके हैं, एंटीरो एंटीला इसमें पॉजिटिव होते हैं। सेलेवरी ग्लैंड बायोप्सी यूजुअली नहीं करवाई जाती, लेकिन उन सूरतों में करवाई जाती है जब आप ये देखना चाहते हैं कि कोई किसी और वजह से तो डैमेज नहीं हो रहा, क्या रूमेटॉइड आर्थराइटिस और एसएलई भी है बीच में कि नहीं है, या जस्ट लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं चल रहा साथ, कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, कोई फाइब्रोसिस तो नहीं है। ठीक है, ये देखने के लिए जब आप कोई और डिफरेंशियल डायग्नोसिस को सस्पेक्ट कर रहे होते हैं तब आप लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन को देखने के लिए बायोप्सी करवाते हैं। ट्रीटमेंट ऑब्वियसली लाइक अदर ऑटोइम्यून डिजीजेस हमारे पास कोई ऑब्वियस ट्रीटमेंट नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं। सिम्टोमेटिक आर्टिफिशियल टीयर्स हम इसमें दे सकते हैं। दैट वाज जोगरेन सिंड्रोम। स्पेंडिलोआर्थ्रोपैथीज को डिस्कस करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वी विल स्टार्ट विद अ सिनेरियो। अ 27-year-old मैन, सबसे पहली बात इन्हीं 2 लफ्जों में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है,
सर 27 ये मिड 20s से मिड 30s में बहुत कॉमन है। वैसे तो कहा जाता है कि डेकेड ऑफ 20 एंड डेकेड ऑफ 30 में ये बहुत कॉमन है, बट मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि जैसे हमने पेशेंट्स देखे थे 25 टू 35 के बीच में मोस्ट ऑफ द टाइम्स 90% पेशेंट्स की यही एज होती है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि उनको इसी टाइम पे स्पॉन्डिलो आर्थ्रोपैथी हो रही होती है, उनको पहले से हो रही होती है, कोई 3-4 साल की उनकी हिस्ट्री होती है, बट उस वक्त तक वो इतनी डेबिलिटेटिंग नहीं होती, इतनी मॉर्बिड उनकी कंडीशन नहीं होती कि वो डॉक्टर के पास प्रेजेंट करें। डॉक्टर के पास वो लेट प्रेजेंट करते हैं, तो हमारे पास तो वो प्रेजेंट करते हैं विद 25 और 35 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, इस एज के अराउंड 25 से 35 के बीच में वो प्रेजेंट करते हैं। लोअर बैक पेन एंड स्टिफनेस लास्ट 5 ईयर्स, ये देख लीजिए, तो इसका मतलब है 22 साल की उम्र में कहीं से स्टार्ट हुई है और वो 27 ईयर्स ओल्ड मैन आपके पास प्रेजेंट कर रहा है, 27 साल का होकर वो प्रेजेंट कर रहा है। दैट इज अ रेयरिटी हियर, वेरी इंपॉर्टेंट रेयरिटी। ऑटोइम्यून डिजीजेस के बारे में हमेशा ये कहते हैं कि वुमेन में प्रेवलेंस इसकी ज्यादा है, राइट? लेकिन ये एक वाहिद स्पॉन्डिलो आर्थ्रोपैथी ऐसी डिजीज हैं कि जो मेन में ज्यादा है, ठीक है? The stiffness is more apparent in the morning. What it shows? That means it is an inflammatory disease. The stiffness is more apparent in the morning when he gets out of the bed. It lasts for more than 2 hours and improves with exercise. ठीक है, हमने ये बात rheumatoid arthritis में भी की थी, अगर आपको याद हो. He recalls bouts of hip and knee pain and swelling. अब देखो hip and knee pain की बात हम करते हैं. स्पॉन्डिलो आर्थोपैथीज जो सबसे पहला लेक्चर था उसको रिकॉल कीजिए, उसमें स्लाइड्स में जाके दोबारा उसको पढ़िए। हमने ओलिगो आर्थरेटिक एसिमेट्रिक कहा था स्पॉन्डिलो आर्थोपैथीज को विद ऑस्टियोआर्थराइटिस, हमने इसको शामिल किया था, तो उसको रिकॉल कीजिए। देखिए यहाँ पे हमने कहा था लेस देन 3 जॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे, ओलिगो आर्थरेटिक में 2 जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं, एसिमेट्रिक है, ठीक है, एक ही साइड पे इन्वॉल्व हो रहे हैं। On examination, you find a 2 to 6 murmur in the aortic area. चलो मैं यही बता देता हूँ, स्पॉन्डिलो आर्थ्रोपैथीज जो हैं इनमें अगर सिस्टेमिक हो जाएंगे तो एओर्टिक वेल्व्स को इन्वॉल्व करना इनको बहुत पसंद है, ठीक है, इसलिए आपको एओर्टिक मर्मर की बात यहाँ पे हो रही है। एंड डिक्रीज्ड स्पाइन मोबिलिटी, डिक्रीज स्पाइन मोबिलिटी देखने के लिए आपको कोई महंगा टेस्ट करवाने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई रेडिएशंस करवाने की ज़रूरत नहीं है, कोई अल्ट्रासाउंड्स और सीटी स्कैन्स करवाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली पेशेंट को दीवार के साथ खड़ा करें और उसे कहें कि अपना सर दीवार के साथ लगाओ। अगर वो अपना सर दीवार के साथ लगा सकता है, दैट मीन्स उसकी स्पाइन फ्लेक्सिबल है, उसकी स्पाइन ठीक है। अगर वो नहीं लगा सकता, दैट मीन्स के स्पाइन ठीक नहीं है, इन्फ्लेमेटरी कोई ना कोई डिजीज उसमें है, हो सकता है कोई ना कोई आर्थराइटिक हो, स्पॉन्डिलाइटिस हो। अच्छा, उसके बाद आप पेशेंट को, अगर ये आप नहीं करना चाहते, आप पेशेंट को कहें कि वो अपने फीट टच करे, वो अगर टच नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज की होगी आपके स्पाइन में। अच्छा, शेयर सर्टन क्लिनिकल फीचर्स जो स्पॉन्डिलो आर्थ्रोपैथीज हैं, जितनी भी हैं 4-5 हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे, रिएक्टिव आर्थराइटिस है, एंटेरो इन्वेसिव है, रेइटर सिंड्रोम है, सोरियाटिक आर्थराइटिस है, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, ये जितनी भी हम अभी डिस्कस करेंगे उन सब में ये कुछ कॉमन फीचर्स हैं, जैसे एसोसिएशन विद B27 एलील, HLA B27 के साथ इनका बहुत कॉमन रिश्ता है। 80 to 90% in ankylosing spondylitis HLA B27 will be present. सोरियाटिक में कहा जाता है कि 60% तक होते हैं, राइटर सिंड्रोम में कहते हैं, रिएक्टिव आर्थराइटिस में उनमें ये कहते हैं कि हो सकता है कि ये सिर्फ 40-50% प्रेजेंट हो। नॉट अ वेरी गुड टेस्ट, बट हाँ एक हमारे पास एक इन्वेस्टिगेशन तो है। सीरो नेगेटिव, वाई इट इज सीरो नेगेटिव? बिकॉज ना इसमें कॉम्प्लीमेंट आपको मिलेंगे, रिड्यूस मिलेंगे, ठीक है, ना रूमेटॉइड फैक्टर मिलेगा इसमें आपको, आप रूमेटॉइड फैक्टर नहीं देख सकते, ना ही आपको इसमें कोई और इम्यून आपको मिलेगा, कोई भी सीरोलॉजी पॉजिटिव मिलेगी, ठीक है, ना ही कोई और स्पेसिफिक इम्यून सेल्स आपको मिलेंगे जिनसे आप डायग्नोज कर सकें, ठीक है, तो इसलिए दैट्स व्हाई इट इज सीरो नेगेटिव। लोअर बैक एंड एसआई जॉइंट्स, सैक्रोइलिक जॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सैक्रोइलियाइटिस, इसमें स्पॉन्डिलो आर्थ्रोपैथीज में सैक्रोइलियाइटिस हमेशा तकरीबन मौजूद होता है, स्पेशली इन एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। मैं आपको आगे दिखाऊंगा भी कि ये किस तरह का होता है ऑन एक्सरे। लोअर बैक पेन,
एंड एसआई जॉइंट पेन, ठीक है, ये आपको ज़रूर मिलेगा। हम बात कर चुके ओलिगो आर्टिकुलर एसिमेट्रिक होते हैं ये। एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन, अगर ये डिजीज सिस्टमेटिक हो जाए, सिस्टम्स इन्वॉल्व कर ले, सबसे पहले एरिथ्रोडर्मा नोडोजम, एरिथ्रोडर्मा नोडोजम में आपको स्केली स्किन मिलेगी ऑन शिन्स, ठीक है। ओरल जेनिटल अल्सर्स, मोस्टली ओरल जेनिटल अल्सर्स विल बी फाउंड इन राइटर सिंड्रोम, हाँ उसमें सबसे ज़्यादा हमें ये मिलते हैं। मैं रिएक्टिव आर्थराइटिस को भी इंक्लूड करने लगा था, लेकिन उसमें कम है मोस्टली राइटर सिंड्रोम में। यूवीआइटिस, कंजक्टिवाइटिस भी मिल सकता है हमें। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, इट इज़ नॉट मेंशन्ड हियर, जो एयोर्टिक वाल्व की इन्वॉल्वमेंट की हमने भी बात की है, वो भी ज़रूर होगा, वो भी मेंशन करना चाहिए था। कौन कौन सी स्पॉन्डिलोआर्थरोपैथीज? एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, रिएक्टिव आर्थराइटिस आफ्टर एंटेरो इन्वेसिव डायरिया, रिएक्टिव आर्थराइटिस होगा पेशेंट्स में, ठीक है। एंटेरो इन्वेसिव डायरिया, एंटेरो इन्वेसिव डायरिया के बाद पेशेंट को अगर उसमें कंपाइलोबैक्टर की इन्वॉल्वमेंट है तो उनमें रिएक्टिव आर्थराइटिस लाजमी होगा। आपको अगर एंटेरो इन्वेसिव डायरिया कंपाइलोबैक्टर की वजह से हो रहा है तो 90%, बहुत ज्यादा प्रेवलेंस है, चांस है कि उसमें रिएक्टिव आर्थराइटिस हो और आपको पेन हो सैक्रोइलिक जॉइंट्स एंड लोअर बैक में। आफ्टर नॉन गोनोकोकल यूरेथराइटिस, नॉन गोनोकोकल यूरेथराइटिस में बहुत सारी बुक्स में एक क्लेमाइडिया लिखा हुआ है, बहुत सारी बुक्स में आफ्टर नॉन गोनोकोकल यूरेथराइटिस को हम राइटर सिंड्रोम में इन्वॉल्व करते हैं। लेकिन अब जो रिसेंट बुक्स आ रही हैं वो इवन एंटेरो इन्वेसिव डायरिया को भी राइटर सिंड्रोम में इन्वॉल्व करती हैं। राइटर सिंड्रोम में बेसिकली रिएक्टिव आर्थराइटिस प्लस कुछ म्यूकोकुटेनियस सिम्टम्स हैं, म्यूकोकुटेनियस साइंस हैं, उसको हम राइटर सिंड्रोम कह देते हैं। देखें, अगर रिएक्टिव आर्थराइटिस ही है, लेकिन उस रिएक्टिव आर्थराइटिस में नॉन गोनोकोकल यूरेथराइटिस के साथ अगर कुछ और सिम्टम्स जैसे केराटोडर्मा बेलेनर्जिका है, आगे हम बात करेंगे, इस तरह के कुछ सिम्टम्स हैं, म्यूकोकुटेनियस सिम्टम्स हैं, बेलेनाइटिस है, ये अगर इन्वॉल्व हो जाए तो फिर हम कहेंगे अब ये जो रिएक्टिव आर्थराइटिस था अब ये राइटर सिंड्रोम बन गया। आगे हम उसके बारे में बात करते हैं। सोरियाटिक आर्थराइटिस, आफ्टर सोरियासिस, पेशेंट को पहले सोरियासिस होता है, स्केली मार्क्स होते हैं ऑन एल्बोज, ऑन शिन्स, उसके बाद वो आते हैं, बल्कि वो आपको बिल्कुल आराम से आपके पास प्रेजेंट करते हैं और आपको बताते हैं कि जी ये देखिए मुझे स्किन डिजीज़ है। आप देखते हैं अच्छा जी ये तो सोरियासिस है, कोई बात नहीं, इसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। और कुछ अर्से बाद, महीने 2 महीने बाद वो आते हैं और आपको आके बताते हैं कि जी हमारे तो वेट बेयरिंग जो जॉइंट्स हैं, एक्चुअली इट इन्वॉल्व्स बिगर जॉइंट्स, बड़े जॉइंट्स इन्वॉल्व करता है ये, और मोस्टली हिप जॉइंट्स एंड नी जॉइंट्स। अच्छा, तो वो आके आपको बताते हैं जी हिप जॉइंट एंड नी जॉइंट हमारे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, हमें चलने में तकलीफ हो रही है। तो फिर आपको जाके ये बात समझ आती है कि ये सोरियाटिक आर्थराइटिस स्टार्ट हो गया है अब बिकॉज ऑफ सोरियासिस। एंटेरोपैथिक आर्थराइटिस, the one difference between reactive arthritis and enteropathic arthritis is enteropathic arthritis सिर्फ autoimmune diseases में होता है। autoimmune diseases like जो हमने क्रोहन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, जिसे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज भी कहते हो आप। स्पॉन्डिलोआर्थोपैथी, सबसे पहले हम एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट्स बाय, हम पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं कि ये 25 से 35 के बीच में, वैसे ये सेकेंड एंड थर्ड डेकेड में मोस्टली लोगों को होता है। प्रेवलेंस मेन में ज़्यादा है, हम पहले ही बात कर चुके हैं। 90% HLA-B27 पॉजिटिव, वी हैव डिस्कस दैट। डिक्रीज स्पाइन मोबिलिटी बिकॉज ऑब्वियसली वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, स्टिफनेस है, दैट्स वाई। आपको मैंने बताया, 2 टेस्ट आपको बताए, आप उन्हें कहें कि फीट टच करें, नहीं कर पाएंगे। उन्हें कहें कि अपना सर दीवार के साथ लगाएं, अपनी बैक को एट द सेम टाइम दीवार के साथ लगा के नहीं टच कर सकेंगे बिकॉज ऑफ द स्टिफनेस, डिक्रीज्ड रेंज ऑफ मोशन, सैक्रोइलाइटिस। स्पाइन फ्रैक्चर्स, पेशेंट अक्सर आपके पास आएगा और आपको कहेगा कि एक मिनिमल ट्रॉमा की वजह से मुझे शदीद बैक पेन हो रहा है और मुझसे हिला नहीं जा रहा, और आपको पता चलेगा कि सिर्फ वो ज़मीन पे हल्का सा गिरा है और उसकी स्पाइन टूट गई है। इसका मतलब फ्रैक्चर हो गया है, इसका मतलब है कि उस स्पाइन में बिल्कुल भी मोबिलिटी नहीं थी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, जिसकी वजह से वो टूट जाएगी, क्योंकि वो ना फ्यूज़ हो जाती हैं, फाइब्रोसिस हो जाती है और फ्यूज़ हुई भी होती हैं, आपको उनमें गैप नज़र आ ही नहीं रहा होता। ठीक है, जब आप स्पाइन मूव करते हैं तो उसके बीच में जो डिस्क्स हैं वो आपकी स्पाइन को डिक्रीज रेजिस्टेंस करवाती हैं और कुशनिंग करती हैं और फिर आप मूव कर पाते हैं।
ठीक है, आगे की तरफ जब आप झुकते हैं तो आपकी स्पाइन में, आपकी वर्टिब्रे में गैप बढ़ जाता है और बीच में जो कुशन होता है, जो डिस्क होती है वर्टिब्रल, वो एक कुशनिंग का एनवायरनमेंट क्रिएट करती है और आप आराम से मूव कर सकते हैं। यहां पे वो कुशनिंग होगी नहीं, वो जो नीचे जॉइंट्स हैं, वर्टिब्रे हैं, वो एक दूसरे के साथ फ्यूज हुए होंगे। ठीक है, दैट्स वाई उनकी जैसे वो गिरेंगे तो कोई कुशनिंग तो है नहीं, कोई गैप तो है नहीं, वो टूट जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, बिकॉज वो फ्यूज हुई है। एक्सरे में मोस्ट कॉमन फाइंडिंग्स बैम्बो स्पाइन स्क्वायरिंग हुई है, फाइब्रोसिस हुआ है, सैक्रोआइलाइटिस, वहां पे भी इन्फ्लेमेशन एंड फाइब्रोसिस हुआ है। सैक्रोआइलाइटिस कैसा दिखेगा, अभी मैं आपको एक्सरे दिखाता हूं इसका। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये एक स्लाइड दोबारा आ गई, हाँ ये दोबारा आ गई। ये देखिए जी, बैम्बो स्पाइन आपको कैसा लगेगा, ठीक है, बिल्कुल आपको नजर आ रही है। वर्टिब्रा को आप गिन सकते हैं, कहां गिन सकते हैं, देखिए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, फ्यूज हुए हैं, कोई गैप नहीं है, कुछ नजर नहीं आ रहा। ठीक है, और क्यों ये हेजीनेस है, इतने वाइटिश होते हैं, कभी भी नहीं होते, क्यों ये इतनी ज्यादा हेजीनेस है, बिकॉज ये फ्यूज हुए हैं और इनमें इन्फ्लेमेशन है, दैट्स व्हाई इन्फ्लेमेशन हमेशा आपको हेजी मिलेगी। यहाँ पे देखिए सैक्रोइलियक जॉइंट को देखिए, हेजीनेस देखिए कितनी ज्यादा है, किस तरह रोशन हुए हैं। ठीक है, ये जो रेडियोलुसेंट है ये इस वजह से क्योंकि वहां पे फाइब्रोसिस प्लस इन्फ्लेमेशन है। आप फाइंड आउट, अपनी राइट वाली पिक्चर देखिए, आप फाइंड आउट कर पा रहे हैं जॉइंट को, आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं जॉइंट को, सारा का सारा फ्यूज हुआ है। रिएक्टिव आर्थराइटिस की बात करें, कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम एन इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेशन है, नॉन गोनोकोकल यूरोथराइटिस, क्लेमाइडिया एंड यूरिया प्लाज्मा एंड इवन माइकोप्लाज्मा भी इसमें इन्वॉल्व होता है, नॉन गोनोकोकल जो है। और नॉन गोनोकोकल जो है हमने पहले भी बात की थी, अगर उसी आर्थराइटिस के साथ जो नॉन गोनोकोकल आर्थराइटिस है उसी के साथ अगर आई इन्वॉल्वमेंट हो गई, कंजक्टिवाइटिस हो गया, तो अब आप देख लीजिए राइटर सिंड्रोम बन जाएगा वो। और उसके साथ नीचे हम पढ़ रहे हैं कुछ म्यूकोकुटेनियस मैनिफेस्टेशंस भी हैं, स्किन इन्वॉल्वमेंट भी है। ठीक है, तो फिर राइटर सिंड्रोम के बारे में हमने क्या कहा, एक तो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन होगी, साथ ही स्किन इन्वॉल्वमेंट भी होगी, जिसमें कैरोडर्मा ब्लेनर्जी का, अच्छा इसमें ये होता है कि आपको बहुत थिक स्किन हो जाती है आपकी हाथों की और पैरों की। सर्कुलेट बेलेनाइटिस में एरिथीमा होता है अराउंड द ग्लास पेनिस। ओरल एंड जेनिटल अल्सर्स भी आपको मोस्टली राइटर सिंड्रोम में मिल सकते हैं। इन्फेक्शियस डायरिया ड्यू टू कंपाइलोबैक्टर, शिगेला, साल्मोनेला, मोस्ट कॉमन, मैं आपको भी बता देता हूं, मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म वी विल फाइंड इन रिएक्टिव आर्थराइटिस इज कंपाइलोबैक्टर। कंपाइलोबैक्टर से और कॉमन कोई नहीं है। इवन कुछ बुक्स तो एंटेरो इन्वेसिव को भी इसी में डालती हैं, वो कहते हैं एंटेरो इन्वेसिव में भी कंपाइलोबैक्टर इन्वॉल्व है, लेकिन स्टिल ज़्यादा प्रेवलेंस इस बात की है कि उसमें ऑटोइम्यून डिजीज की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। HIV एंड राइटर सिंड्रोम, राइटर सिंड्रोम के बारे में एक बात ये की जाती है कि राइटर सिंड्रोम एक एग्रेसिव मैनिफेस्टेशन है रिएक्टिव आर्थराइटिस की, एंड इट इज़ मोस्टली कॉमन एंड इवन कॉमनेस्ट इन HIV पेशेंट्स। जो HIV पेशेंट्स में रिएक्टिव आर्थराइटिस हो जाए उनमें राइटर सिंड्रोम लाजमी होता है, एंड इट इज ए aggressive manifestation of reactive arthritis and it will be found in more commonly in HIV patients. अच्छा जी, सोरियाटिक आर्थराइटिस सिमिलर टू एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस प्लस सोरियासिस, सोरियाटिक से याद रखेंगे, आपको पता चल गया, ठीक है। इनिशियली मैंने आपसे पहले भी बात की, सोरियाटिक पेशेंट होगा, आपके पास आएगा सिंपल सोरियासिस की 2-3 लीयंस होंगी, उसके बाद वो आपको बताएगा जी ये लीयंस हैं मुझे, और कुछ अर्से बाद जब वो आपके पास प्रेजेंट करेगा तो उसको शदीद लोअर बैक पेन होगा, और हो सकता है कि उसको सैक्रोआइलिटिस भी हो, और फिर आप रूल आउट करेंगे मे बी इसको सोरियाटिक आर्थराइटिस हो रहा है, बिकॉज ये अब सोरियासिस के बाद स्टार्ट हुआ है, पहले नहीं था। एंटेरोपैथिक में देख लीजिए, मैंने पहले भी आपसे बात की, जो एंटेरोपैथिक होगा उनमें समटाइम्स वो कंपाइलोबैक्टर को भी ऐड करते हैं, लेकिन अभी तक प्योरली हम ये कहते हैं कि ये ऑटो इम्यून अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोहन्स डिजीज में ज़्यादा इसकी प्रेवलेंस है। मैं अगर रेयरली बिफोर द डायग्नोसिस ऑफ IBD आपको नहीं पता होता कि उस पेशेंट में अल्सरेटिव कोलाइटिस है या क्रोहन्स डिजीज है, पहले उसमें आर्थराइटिस होता है और उसके बाद फिर उसको अल्टरनेटिव डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो जाता है, तो फिर हो सकता है
उस पर आप ये देखते हैं कि हो सकता है कि ये इसको स्पॉन्डिलोआर्थ्रोपैथी हो बिकॉज इसको अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ आर्थराइटिक सिम्टम्स भी हैं। हालांकि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस जब होता है या फिर क्रोहन्स डिजीज़ जो होती है, इसमें ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी है, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोहन्स डिजीज़ होती मोस्टली इन 20s। कहा यह जाता है कि वुमेन में होती है और वो भी सिंगल वुमेन में ज़्यादा प्रेवलेंस है इसकी इन 20s नॉट 30s। 20s में ये डायग्नोज हो जाती है, हो सकता है कि ये 30s तक चली जाए और 40s तक तो ये बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। अब एक मेल पेशेंट है, उसमें आर्थराइटिक सिम्टम्स हैं, उसके बाद उसमें ही क्रोन्स हो गया, तो इसका मतलब है ये वाकई स्पॉन्डिलोआर्थ्रोपैथी है, क्योंकि वो मोर प्रेवलेंट है इन वुमेन। सोरियासिस आपको इस तरह के दिख सकते हैं, मिल सकते हैं एल्बोज पे और डिफरेंट स्मॉल जॉइंट्स पे भी मिल सकते हैं, लाइक क्लेविकुलर जॉइंट्स पे मिल सकते हैं। ठीक है, चलें जी, ये आज का लेक्चर था। थैंक यू।